हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गेहूं के फसल के भाग 2 के बारे में, जिसमें हम इसमें उगने वाले विभिन्न प्रकार के खरपतवारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट करके पुराने वीडियो देख लेंगे और वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही सभी दोस्तों, एक बार सभी लोग अपने इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, व्हीट क्रॉप पार्ट 2। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे खरपतवार नियंत्रण के बारे में। खरपतवार के नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले खरपतवार के बारे में पता होना चाहिए। तो खरपतवार इसमें कौन सा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक बीजपत्री खरपतवार। तो एक बीजपत्री खरपतवार जो होता है, पहला है वो गुल्ली डंडा फेलिस माइनर, जिसका वानस्पतिक नाम है। इसे गेहूं का मामा या मंडूसी या गेहूं भी कहते हैं। इसके सारे के सारे नाम याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, यह गेहूं का नकलची या मिमिक्री खरपतवार है। इसका नियंत्रण आइसोप्रोटायूरान 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करके किया जाता है। ये जितने भी पॉइंट दिए हैं यहाँ से क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में बने हुए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, मलिक ने हिसार में सर्वप्रथम पाया कि गुल्ली डंडा आइसोप्रोटायूरान के प्रति प्रतिरोधी हो चुका है, अतः इसके स्थान पर सल्फोसल्फ्यूरान 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। आरपीएससी के एओ 2009 में पूछा जा चुका है और कई अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक बीजपत्री खरपतवार है जंगली जई। जंगली जई का वानस्पतिक नाम है एविना फटुगा। ये थे एक बीजपत्री खरपतवार। नेक्स्ट चर्चा करेंगे द्विबीजपत्री खरपतवार के बारे में। तो द्विबीजपत्री खरपतवार में पहला है बथुआ, जिसका वानस्पतिक नाम है चिनोपोडियम एल्बम। दूसरा है कृष्णनील, जिसका वानस्पतिक नाम है एनागेलिस आर्बेंसिस। नेक्स्ट है सेंजी, जिसका वानस्पतिक नाम है मिलीलोटस एल्बा। ये तीनों के तीनों वानस्पतिक नाम याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हुए हैं। नेक्स्ट है हिरनखुरी। तो हिरनखुरी जिसे फील्ड बाइंड वीट कहा जाता है और इसका वानस्पतिक नाम है कन्वोलस आर्वेंसिस। इसमें पहला पॉइंट दिया है गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार है, यहाँ से क्वेश्चन जो है बने हुए हैं, इसे आप इंपॉर्टेंट में लेंगे। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण में देखेंगे तो सभी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की रोकथाम के लिए हम 2,4-D 0.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद छिड़काव करके करते हैं। नेक्स्ट है, आजकल गेहूं में नया खरपतवारनाशी मेटासल्फ्यूरान मिथाइल काम में लिया जाता है, जिसका 4 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है। यह आरपीएससी के एओ 2009 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे जो आपके गेहूं की फसल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें गेहूं में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, तो 6 क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहला क्रांतिक अवस्था है प्रथम सिंचाई आपका CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, जो बुआई के 21 दिन बाद बनता है शीर्ष जड़। इस समय सिंचाई करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंचाई की व्यवस्था है तो आप इसी स्टेज पर सिंचाई करेंगे। नेक्स्ट है द्वितीय सिंचाई। द्वितीय सिंचाई का समय जो होता है वह आपका 30 से 45 दिन बाद 40 से 45 दिन बाद कल्ले निकलने व फुटान के समय किया जाता है। टिलरिंग स्टेज पर किया जाता है द्वितीय सिंचाई 40 से 45 दिन बाद बुआई के। नेक्स्ट है तृतीय सिंचाई। तो तृतीय सिंचाई जो हम करते हैं वो 60 से 65 दिन बाद बुआई की करते हैं। जो अवस्था होती है वो आपकी गांठ बनने की अंतिम अवस्था होती है, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर किया जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे तो चतुर्थ सिंचाई दिया हुआ है। तो चतुर्थ सिंचाई आपका 80 से 85 दिन बाद बुआई की करते हैं और जो स्टेज होता है वह बालियों के निकलने का समय होता है और इसे हम फ्लावरिंग एंड बूटिंग स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पंचम सिंचाई। यह 100 से 105 दिन बाद किया जाता है जब फल में दाने दूधिया अवस्था में होते हैं। इसे हम मिल्किंग स्टेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे छठी सिंचाई। छठी सिंचाई हम करते हैं 115 से 120 दिन बाद दाना पकते समय, जिसे हम ड्रॉप स्टेज के रूप में जानते हैं। तो ड्रॉप स्टेज
क्या होती है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पे। डफ स्टेज जो होती है, जब गेहूं के दानों में दूधिया अवस्था के बाद दाने सख्त होने लगते हैं, वह अवस्था डफ स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट है शीर्ष जड़ें जमाव। CRI स्टेज क्या होता है, तो गेहूं में बुआई के 21 यानी 20 से 25 दिन बाद गेहूं के तने से भूमि की सतह के पास निकलने वाली जड़ें शीर्ष जड़ें कहलाती हैं एवं यह अवस्था सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था होती है। यह अवस्था RBL भारद्वाज ने रिपोर्ट की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, तो गेहूं की फसल में जब एक सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त उपलब्ध हो तो CRI अवस्था पर ही सिंचाई की जाती है। यह JRF के 2000 में भी पूछा जा चुका है, इसकी चर्चा हमने पहले ही कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है गेहूं की फसल में जब दो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो तो CRI व पुष्पन अवस्था पर की जाती है, दो सिंचाई अगर आपको उपलब्ध है तो। नेक्स्ट पॉइंट चर्चा करेंगे, तो गेहूं की फसल में जब 3 सिंचाई के लिए पानी उपयुक्त होता है उपलब्ध होता है तो CRI स्टेज गांठ बनने की अंतिम अवस्था एवं दूधिया अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए। गेहूं की कुल जलमाग कितनी होती है, तो 400 से 650 मिलीमीटर इसकी कुल जलमाग होती है। नेक्स्ट की चर्चा करेंगे कीट के बारे में, कीट एवं कीटों के प्रबंधन के बारे में। इसमें पहला कीट देखेंगे, तो पहला कीट है गेहूं का सैन्य कीट, जिसका वैज्ञानिक नाम है मिथिमना सेप्राटा। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका पहला पॉइंट दिया है, इस कीट से प्रभावित फसल पूर्णतः पत्तियां रहित हो जाती हैं, जैसे फसल को पशु चर गए हों। तो क्या होती हैं, इसके लगने पर, इस कीट के प्रकोप होने पर क्या होता है, पूरी की पूरी फसल में पत्तियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान समय में इस कीट का प्रकोप गेहूं की फसल में नगण्य है, नहीं के बराबर है। नेक्स्ट है दीमक ओडेंटोटर्मस ओबेसस, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका पहला पॉइंट देखेंगे नियंत्रण, इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्लोरपाइरिफास 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर प्रति 100 किलोग्राम बीज के उपचार के लिए किया जाता है। तो बुआई के समय ही हम बीज उपचार करते हैं क्लोरपाइरिफास से 450 मिलीलीटर दवा से दीमक के नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट है, अगर खड़ी फसल में दीमक का नियंत्रण करना हो तो क्लोरपाइरिफास 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के जल के साथ हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, खड़ी फसल में फिप्रोनिल, जिसे रीजेंट के नाम से जानते हैं, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डाल सकते हैं। नेक्स्ट कीट है आपका गुजिया विविल, इसका वैज्ञानिक नाम है टेनिमिकस इंडिकस। इसमें पॉइंट दिया हुआ है, गेहूं की नर्सरी अवस्था का प्रमुख कीट होता है गुजिया विविल। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके भंडारण कीट कौन कौन से हैं, तो भंडारण कीट में पहला है खपरा बीटल, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोगोडर्मा ग्रानेरियम। इसमें पहला पॉइंट दिया है, यह अधिक तापमान व बहुत ही कम नमी में भी नुकसान पहुंचाने वाला भंडारण कीट होता है। इसकी केवल लार्वा अवस्था नुकसान पहुंचाती है, तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लेंगे। नेक्स्ट है लेजर बोरर या छोटी इल्ली, जिसका आपका वैज्ञानिक नाम है राइजोपरथा डोमिनिका। इसमें पॉइंट है, जौ एवं गेहूं के दानों में छेद करके नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है आटे की इल्ली, आटे की इल्ली का वैज्ञानिक नाम है ट्राइबोलियम कास्टेनियम। इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, तो सल्फास एल्यूमिनियम फास्फाइड की एक गोली जो 3 ग्राम की होती है, 3 गोली प्रति टन अनाज के हिसाब से बंद कमरे में प्रयोग करके इसकी जो है नियंत्रण कर सकते हैं आटे के इल्ली की। नेक्स्ट है गेहूं के अन्य कीट, गेहूं के अन्य कीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है आपका गेहूं का मोयला, गेहूं का मोयले के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रोपालोसिफम स्पेसीज। नेक्स्ट है गुलाबी छेदक, इसका वैज्ञानिक नाम है सेसेमिया इन्फेरेंस। यह गेहूं के तने पर डेड हर्ट लक्षण पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है आपका गेहूं की फसल में चूहा का नियंत्रण कैसे करते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। इसमें पहला पॉइंट है जिंक फास्फाइड 2% चूर्ण जो बनता है आपका 47 भाग आटा अनुपाते 2 भाग तेल से 20 चूहा
बनाते हैं और 6 ग्राम मात्रा प्रति आबाद बिल में डालते हैं जिसमें चूहे निवास करते हैं। ऐसे बिल को हम आबाद बिल कहते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमोडियोलोन। यह 0.005% का केक होता है जो प्रति आबाद बिल में डालने के लिए उपयुक्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।